चलो भाई, अब देखो अपन ने जो पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने बात करी थी, तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये अपने सेल साइकिल को स्टार्ट किया था और हमने इंटरफेस के बारे में पढ़ा था। इंटरफेस के अंदर हमने तीन स्टेजेस, हमने कुछ टाइम पीरियड देखा था, टाइम पीरियड याद रखना। फिर हमने ये देखा था कि ऐसा कहां पे होता है कि जहां पे G1 और G2 क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, तो हमने क्लीवेज डिवीजन के अंदर देखा। देन हमने इसके अंदर इंटरफेस की अपन ने बात करी थी, तो इंटरफेस में हमने तीन फेजेस देखी थी। एक अपन ने G1 देखी, G1 के बाद में हमने उसके कुछ इवेंट देखे, इवेंट के बाद में हमने एस फेज देखा। एस फेज में हमने ये बोला था डीएनए का क्या होता है, डुप्लीकेशन या फिर रेप्लीकेशन होता है, और रेप्लीकेशन के साथ साथ में हिस्टोन प्रोटीन, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। अभी हम सेंट्रियोल की जब अपन बात करेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि कहां पे हुआ था, ठीक है। फिर हमने G2 फेज देखी, G2 फेज के बाद में हमने एस फेज के बारे में कुछ बात करी थी। देन हमने लास्ट में ये पढ़ा था कि ये अपने पास में G0 या फिर अपन ये बात कर रहे थे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, हमने जो क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है इस फेज के अंदर, और लेकिन डीएनए कंटेंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है, इसकी बात करी। फिर मैंने आपको कुछ एक क्वेश्चन कराया था जो आपके नीट के अंदर आ रखा था, और मैंने आपको ये बताया था G0 फेज के बारे में बताया था, ठीक है। अब आज अपन को बात करनी है इसके अंदर एम फेज की, तो हेडिंग लगाएंगे इसके अंदर एम फेज। ठीक है, एम फेज की बात करते हैं। अब एम फेज की अगर अपन बात करें तो एम फेज को अपन एक और फेज के नाम से जानते हैं। अच्छा मेरे को ये बताओ कि इंटरफेस में हुआ क्या था, ओवरऑल सेल की ग्रोथ हुई थी, सेल ने क्या की थी, तैयारी। अब क्या मौका मिलेगा उसको, डिवीजन करने का। तो इस फेज को हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसको अपन बोलते हैं डिवीजन फेज भी बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, डिवीजन फेज बोलते हैं। यानी यहां पे हम क्या करेंगे, जो हमने तैयारी की है उसके बेसिस पे अपन क्या करेंगे, सेल का डिवीजन करेंगे। अब अगर अपन इसके ड्यूरेशन की अगर अपन बात करें तो इसका ड्यूरेशन कितना होता है, हमने ये पढ़ा था कि 95% इंटरफेस का ड्यूरेशन होता है, तो बचा हुआ कितना हो गया, 5%, 5% इसका ड्यूरेशन हो जाएगा। तो इसके अगर ड्यूरेशन की अगर अपन बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास में होता है। अगर ह्यूमन सेल के रिलेटेड अगर अपन ये बात करें तो ह्यूमन सेल के अंदर ये डिवीजन कितनी देर का हो जाएगा, 1 घंटे से बराबर या फिर 1 घंटे से कम का होता है। अब इस एम फेज की अगर अपन ये बात करें तो इसमें दो तरीके की फेजेस आते हैं, ठीक है। एक आता है इसके अंदर माइटोसिस और एक आता है इसके अंदर मियोसिस, ठीक है। मियोसिस को अपन एक और नाम से भी जानते हैं, आपको कहीं कहीं पे सुनने का मिलेगा मियोटिक डिवीजन, ठीक है ना। और इस जगह पे आपको सुनने को मिलेगा माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। तो माइटोटिक और मियोटिक का मतलब समझ गए होंगे कि कौन सी सेल किस तरीके से डिवाइड करेगी। अब देखो कहा जाता है कि ये जो फेज होता है, ठीक है ना, एम फेज को कहा जाता है कि सबसे ड्रामेटिक फेज होता है, मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। अब ड्रामेटिक फेज का मतलब ये होता है कि यहां पे बहुत सारे, यानी यहां पे हर एक स्टेज के अंदर कुछ ना कुछ अलग दिखाई देता है। अब ड्रामा का मतलब क्या होता है, हर क्षण आपको कुछ ना कुछ नए कैरेक्टर दिखाई दे या फिर नई चीजें दिखाई दे, उसको अपन क्या बोल देते हैं, ड्रामेटिक या फिर ड्रामा बोल देते हैं। तो इस एम फेज को भी अपन क्या बोलते हैं, मोस्ट ड्रामेटिक फेज। ये क्वेश्चन कई बार पूछ रखा है, सबसे ज्यादा ड्रामेटिक फेज कौन सी होती है। अगर ऑप्शन के अंदर दोनों हो तो दोनों टिक लगाओ, अगर एम फेज दे रखा हो तो एम फेज लगाओ, इनमें से कोई एक दे रखा हो तो किसी में भी टिक लगा दो। बात समझ में आ गई, सवाल किसी तरीके से भी अपने पास में पूछा जा सकता है। अब यहां पे खास बात क्या होता है कि ड्रामेटिक फेज के साथ साथ में ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई क्लियर कट डिवीजन नहीं होता, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें नो क्लियर कट डिवीजन बिटवीन फिजिक्स। इनके जो फेजेस होते हैं उनमें कोई भी क्लियर कट डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। यदि बात समझ में। अब ये एम फेज जो होता है, अगर अपन ये बात करें तो हमने भी कल पढ़ा था कि एम फेज के अंदर दो तरीके के फेजेस पाए जाते हैं, चाहे मियोसिस पढ़ लो या फिर माइटोसिस पढ़ दो। तो एम फेज दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है, एक होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन हो जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, जिसमें एक साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो उसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो अगर अपन इसकी बात करें तो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइडेड होता है,
ठीक, एम फेज होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है इसमें कैरियो काइनेसिस और एक होता है इसमें साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस का मतलब ये होता है, इसमें क्या होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्म का डिवीजन को अपन क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो यहां पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। अब इसकी फेजेस की अगर अपन ये बात करें तो इसमें कुछ फेजेस होती है, जैसे कि इसके अंदर फेज जो होती है वो होती है 4। ठीक है, तो ये 4 फेजेस में क्या होता है, डिवाइडेड होता है, जिसके बारे में आपने पढ़ रखा है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहली प्रोफेज, दूसरी होती है मेटाफेज, नेक्स्ट होती है एनाफेज और नेक्स्ट होती है टीलोफेज। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, इनमें से अगर अपन ये बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी होती है। प्रोफेज जो होती है सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। ठीक है, और एनाफेज जो होती है सबसे शॉर्टेस्ट फेज होती है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन कहां से किस तरीके से पूछा जाएगा वो मैंने आपको बता दी। तो प्रोफेज सबसे बड़ी फेज है और अपने एनाफेज जो है सबसे छोटी फेज है। चलिए आगे, अब हमारे को इन फेजेस को पढ़ना है और लास्ट में हम साइटोप्लाज्म का डिवीजन करवाएंगे। चलो, अब मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम भी बनाता हूं तो आप इसके अंदर देखते रहना। देखो, अपन सबसे पहले प्रोफेज की अपन बात करते हैं, तो इसमें भी प्रोफेज भी दो तरीके से डिवाइडेड। एक होता है इसके अंदर अर्ली प्रोफेज। ठीक है, अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज का मतलब यह होता है कि प्रोफेज के आने से पहले की जो अवस्था होती है, या फिर अपन ये बात कर सकते हैं कि खुद प्रोफेज जो होता है उसमें क्या होता है। अर्ली की जगह आप एक काम करो, प्रोफेज ही लिख लो, अपने बुक में भी इसी तरीके से। तो प्रोफेज की अपन बात करते हैं। तो प्रोफेज में होता क्या है उसको देखो। जैसे मान लो ये एक हमारे पास में सेल है। ठीक है, प्रोफेज की हमने सेल बनाई। अब इस सेल में होगा क्या, प्रोफेज के अंदर ये इसका न्यूक्लियस। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर अगर अपन ये बात करते हैं तो हमने एक चीज पढ़ी थी, डीएनए किस फॉर्म में पाया जाता है हमारे पास में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन होता है और उसके उसी के ऊपर, क्रोमेटिन के ऊपर अपने पास में क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस होते हैं। ठीक, तो यहां पे होगा क्या, जैसे कि ये, जैसे मान लो कि ये हमारे पास में क्रोमेटिन, ये एक दूसरा क्रोमेटिन है। अब इस क्रोमेटिन को क्या किया जाएगा, कंडेंस किया जाएगा। कंडेंस का मतलब ये होता है कि ये धागे की तरह है। अब इस धागे को क्या करो, ऐसे अपन क्या करते हैं, इकट्ठा करके के एक शेप में बनवा देंगे। शेप बन जाएगी कुछ इस तरीके की। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? तो ये जो है हमारे पास में क्या है, क्रोमेटिन, और ये इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। तो हम यहां पे ये बोलते हैं प्रोफेज में होता क्या है कि जो क्रोमेटिन मटेरियल है डीएनए का, क्या हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है, और कंडेंस होकर के वो कौन सी शेप में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, अपने क्रोमोसोम के अंदर होते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये अभी मैं लिखवा भी दूंगा। अब इसके साथ ही साथ में हमने एक चीज पढ़ा था कि यहां पे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। ठीक है, ये सेंट्रियोल है, और ये दो सेंट्रियोल आपस में अगर मान लो कि ऐसे परपेंडिकुलरली अरेंज है तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, सेंट्रोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि हम ये बोलते हैं, ठीक है, ये दो हमारे पास में क्या है, सेंट्रियोल है। इन सेंट्रियोल के पास में, अच्छा मेरे को ये चीज बताओ, इसके अंदर सेंट्रियोल टोटल कितने हैं, टोटल कितने होंगे यहां पे? ये दोनों तो क्या है, ये सेंट्रोसोम है और ये भी सेंट्रोसोम, लेकिन सेंट्रियोल कितने, 4। बात समझ में आ गई? अब ये सेंट्रियोल जो होते हैं ये कौन सी फेज के अंदर डुप्लीकेट हो चुके थे, आप ये बताओगे? एस फेज के अंदर सेंट्रियोल का क्या हो चुका था, डुप्लीकेशन हो चुका था। ठीक है, अब ये एस फेज के अंदर डुप्लीकेशन हो कर करके इनको क्या करना होता है कि ये अपने अपोजिट पोल की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। जैसे मान लो ये एक पोल है और यहां पे ये दूसरा पोल है। अब ये जब मूव कर रहे होते हैं
तो उस समय पे क्या होता है कि जैसे इनको मूव करना है, लेकिन इनके बीच में क्या होता है कि ऐसे ये यहां पे ये जो सेंट्रियोल से एक रेज लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, इस रे को अपन बोलते हैं एस्ट्रल रे बोलते हैं। ठीक है भाई, एस्ट्रल रे बोलते हैं। और इसी के साथ में एस्ट्रल रे के साथ साथ में ये दोनों सेंट्रियोल क्या होते हैं, आपस में एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, अब ये स्पिंडल फाइबर कौन सी प्रोटीन से बन रखे हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन और माइक्रोट्यूब्यूल अपन ने पढ़ा था। तो ये दोनों के दोनों अगर अपन ये बात करें, एस्ट्रल रेज जो होती है ऐसे आउटवर्ड अरेंज होती है। ठीक है, और ये सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर और एस्ट्रल रेज, ये तीनों के तीनों एक तरीके का एपरेटस बढ़ाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं माइटोटिक एपरेटस बोलते हैं। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर हो गई, ये हो गया, और ये अपने पास में सेंट्रियोल हो गया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस बोलते हैं। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि क्या चीज होता है, कि यहां पे ये सेंट्रियोल प्लस स्पिंडल फाइबर प्लस एस्ट्रल रेस, ये कंबाइंड कर करके ये बनाते हैं माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। और ये एस्ट्रल रेस और जितनी भी चीजें बन रखी है, ये किससे बन रखी है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। तो मैं यहां पे भी लिख देता हूं, ये एस्ट्रल रेस किससे बन रखा है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। और स्पिंडल फाइबर भी ट्यूबुलिन प्रोटीन ऐसे जुड़ता गया जुड़ता गया जुड़ता गया, ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल लाइक उसने क्या बना लिए थे, स्ट्रक्चर बना लिए थे। तो इस तरीके से क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। अब ये जो न्यूक्लियस है, इसके आसपास में हमारे को कुछ और ऑर्गेनल भी दिखाई देंगे। जैसे मान लो कि ये हमारे को न्यूक्लियस की तरफ ऐसे इस तरीके से ऑर्गेनल दिखाई देगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, गोल्जी बॉडी। और इसी के ही जो मेम्ब्रेन से ऐसे रेटिकुलर स्ट्रक्चर हमारे को दिखाई देगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुल। ठीक, तो ये जो हमारे को क्या होते हैं कि जो अपने पास में प्रोफेज जब स्टार्ट होता है, जब इसके बाद में अपने को दिखाई देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो प्रोफेज के अंदर हुआ क्या क्या चीज, इसको अपन यहाँ पे ब्रीफ के अंदर लिख लेते हैं। सबसे पहली बात, जैसे प्रोफेज की जब अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल क्या हुए, कंडेंस होना स्टार्ट हुए, कंडेंसेशन क्या हो गया यहाँ पे स्टार्ट। तो मैं ये बोल रहा हूं यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है भाई, हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से ध्यान रखना। यहां पे सेंट्रियोल कितने दिखाई दे रहे हैं, 4 सेंट्रियोल जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 4 यहां पे क्या है, सेंट्रियोल है। और या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, 2 क्या है यहां पे, सेंट्रोजोम्स है। इनका डुप्लीकेशन कहां पे हुआ था, ये जो हुए थे डुप्लीकेटेड इन एस फेस। ये एस फेस के अंदर क्या हुए, डुप्लीकेट हो चुके थे। तो 4 सेंट्रियोल आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं जो कि, और 2 सेंट्रोसोम दिखाई दे रहे हैं जो डुप्लीकेट कहां पे हो गए थे, डबल कहां पे हो गए थे, एस फेज। ये सेंट्रियोल अपने अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं ये बोलूंगा सेंट्रियोल मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट, ठीक है, मूव टुवर्ड अपोजिट पोल। ठीक है, और माइटोटिक स्पिंडल का क्या हो जाता है, यहां पे अरेंजमेंट हो जाता है, माइटोटिक स्पिंडल अरेंज्ड। ठीक है भाई, तो हर चीज की अपन ने यहां पे क्या कर ली, तैयारी कर ली। इतनी बात समझ में आ गई। और ये जो क्रोमेटिन है, इसके ऊपर आपको ऐसे न्यूक्लियोलस भी मिल जाएगा। ये क्या है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब इसके बाद में जो फेज आती है, प्रो फेज के बाद में जैसी जो फेज आती है, उसको अपन बोलते हैं लेट प्रोफेज बोलते हैं। यानी प्रोफेज लगभग कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में अपन को देखना है कि क्या क्या चीजें हो रही होगी। ठीक है,
अब ये डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस के बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो यहां पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कैसी दिखाई दे रही है? टूटी हुई दिखाई दे रही है। तो जो टूटी हुई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको अपन क्या बोलते हैं? डिसइंटीग्रेटेड। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पे क्या हो गई है? डिसइंटीग्रेटेड। ठीक है भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई यहां पे? डिसइंटीग्रेटेड हो चुकी। डिसइंटीग्रेटेड के साथ साथ में यहां पे जो अपने को क्रोमोसोम जो थे, क्रोमोसोम यहां पे पूरी तरीके से अपन ये बोल सकते हैं कि एक तरीके से असेंबल, या फिर अपन बोल सकते हैं कि बन चुके हैं। ठीक है, ये हमारे को यहां पे क्या दिखाई दे रहे हैं? क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं। न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट हो चुकी है। गोल्जी बॉडी और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस, ये तीनों के तीनों क्या हो चुके हैं? डिसअपियर हो चुके हैं, नहीं दिखाई दे रहे इसके अंदर। साथ ही साथ में हम ये बोल रहे हैं कि जो सेंट्रियोल जो था वो अपने अपोजिट पोल पे पहुंच चुका है। ठीक है, ये इसका एक पोल और ये इसका दूसरा पोल यहां पे, और अंदर की तरफ जो है ये इसके सेंट्रियोल है। और इससे ये देखो, ये स्पिंडल फाइबर ऐसे अटैच हो रखे और ये एस्ट्रल रेस इससे कनेक्टेड है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई? एस्ट्रल रेस क्या दिखाई दे रही है आपको? कनेक्टेड दिखाई दे रही है। तो यहां पे क्या क्या चीजें हुई उसकी अपन बात करते हैं। तो इधर अगर अपन ये बात करें तो हम ये बोलते हैं कि यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो चुकी है? डिस इंटीग्रेट हो चुकी है। डिसइंटीग्रेट का मतलब समझ के, टूट चुकी है। अब कोई मेरे को ये बताएगा इसका टूटने का रीजन क्या है? टूटी क्यों? समझ में आया क्यों टूटने, मतलब इसको क्यों तोड़ रहे हैं? जब अपन को न्यूक्लियस को डिवाइड करना सीधा कर देते हैं। देखो इसका रीजन ये है कि हम ये बात करते हैं कि अभी जो स्पिंडल फाइबर है ये एक दूसरे से अपने आप खुद से जुड़ रखे। अब इस स्पिंडल फाइबर को अपन को किसके साथ में कनेक्ट करना है? क्रोमोसोम के साथ में। क्रोमोसोम के कौन से स्ट्रक्चर के साथ में? काइनेटो कोर के साथ में। अब जब तक ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं टूटेगी तब तक ये क्या होगा? स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम से अटैच नहीं हो सकते। तो इसको तोड़ना इसलिए जरूरी है कि ताकि जो स्पिंडल फाइबर है वो जाकर के अटैच हो और इस क्रोमोसोम को अपन क्या कर सके? अलग अलग कर सके। रीजन समझ में आ गया? चाहे तो आप अपनी कॉपी के अंदर हिंदी में लिख लो, ठीक है ना, उसका रीजन क्या चीज है इसका? इसका रीजन ये है कि भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के टूटने का रीजन ये लिख लो कि स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से अटैच होने के अंदर क्या करते हैं? ये हेल्प करता है। ठीक है, साथ ही साथ में हम ये बात करते हैं कि यहां पे क्या चीज डिसअपियर होगी? डिसअपियरेंस ऑफ, ठीक है, डिसअपियर क्या क्या हो गया? न्यूक्लियोलस हो गया। ठीक है, गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और साथ ही साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हो। ये जो प्रोसेसेस हैं ये हमारे को यहां पे दिखाई दी, ये सब चीजें हो गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं। इनका डिसअपियर होने का मतलब ये है कि यहां से ये कहीं गायब नहीं हो जाते। इनको क्या किया जाता है? वेसिकल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और वेसिकल जो होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर इतने छोटे होते हैं, इनकी शेप चेंज कर देते हैं, वेसिकल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इनकी शेप साइज इतना छोटा हो जाता है कि माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं देते। तब हम ये क्या बोलते हैं? इसको डिसअपियर होता है कहीं नहीं, है किस में कन्वर्ट हो गए? वेसिकल के। और वेसिकल का शेप और साइज क्या हो गया? पहले का जो शेप और साइज था उससे क्या हो गया? छोटा हो गया। इतनी बात समझ में? इसको देख लो। चलो, इतनी बात समझ में आ गई कि क्या क्या चीजें हुई। अब एक चीज मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि ये तो बात अपन किसकी कर रहे हैं? ये जो सेल है ये कौन सी है?
एनिमल सेल, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर ही क्या पाया जाता है, सेंट्रियोल। प्लांट सेल में तो ऐसा कुछ होता नहीं। तो प्लांट सेल को लेकर के चलते हैं। मान लो कि ये हमारे पास में क्या है, ये एक ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं मैं, ये एक प्लांट सेल, ठीक है ना। इसको यहीं पे साइड में नोट लगा करके लिख लेना, ये एक प्लांट सेल, ठीक है। इसके बाद के अंदर इसके कंपेयर में बना लेना कि ताकि आपको पता रहेगा। जैसे यहाँ जो डायग्राम बना है उसी के आगे स्लैश कर करके प्लांट सेल लिख लेना ताकि आपको पता। अब प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता, लेकिन उसके पास में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन बोलते हैं गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है ना, ये चीज है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इनको अपन क्या बोलते हैं, ये है गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो एक तरीके, और इसके बीच का ये न्यूक्लियस मान लो यहाँ पे, ठीक है। इनके यहाँ पे ये सेम काम वही करेगा जो क्या कर रहा है यहाँ पे अपन सेंट्रियोल कर रहा है। लेकिन अगर अपन ये बात करते हैं यहाँ पे एस्ट्रल रेस नहीं बनेगी, ठीक है, तो यहाँ पे एस्ट्रल नहीं बनेगी। तो एनिमल सेल के अंदर अपन ये बात करते हैं कि जो डिवीजन होता है उसको अपन बोलते हैं एस्ट्रल डिवीजन। क्यों एस्ट्रल रेस बनी, तो यहां पे लिख लेना कि एनिमल सेल जो होती है उसमें जो डिवीजन होता है, इसमें जो डिवीजन होता है विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रल रेस, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, एस्ट्रल डिवीजन। या फिर इसको एक और नाम से भी जानते हैं, एम्फी एस्ट्रल भी बोलते हैं, ठीक है, एम्फी एस्ट्रल भी बोलते हैं। लेकिन अगर जब अपन ये बात करते हैं प्लांट सेल की, अगर अपन बात करते हैं तो यहां पे एस्ट्रल रेस नहीं बनती। तो अगर एस्ट्रल रेस नहीं है तो एब्सेंट के लिए क्या लगाएंगे, एन एस्ट्रल डिवीजन बोलते हैं। तो यहां पे अपन ये बात करते हैं गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स है, तो जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं नो एस्ट्रल रेस। तो ये जो पूरा का पूरा डिवीजन होता है उसको अपन बोलते हैं एन एस्ट्रल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है भाई। तो अगर आपसे ये पूछे कि एन एस्ट्रल टाइप का डिवीजन किस में पाया जाता है, तो किस में बताओगे, प्लांट में। और अगर एम्फी एस्ट्रल और एस्ट्रल डिवीजन किस में पाया जाता है, एनिमल से। रीजन समझ में आया, इसमें सेंट्रियोल नहीं है और इसमें सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल है तो एस्ट्रल रेस बनेगा। चलें आगे अपन, चलो अब अपन इसके बाद की जो फेज आती है उसके ऊपर अपन बात करते हैं, ठीक है। अब ये जो अपन ये बात कर रहे थे कि क्रोमोसोम यहां पे बन चुके, ठीक है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हो चुका है, क्रोमोसोम कंडेंस हो चुके हैं। अब कौन सी फेज आएगी, मेटाफेज, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ मेटाफेज, ठीक है। अब मेटाफेज में क्या होता है, जैसे ये सेम सेल है ये, अब इस सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो आपको नहीं दिखाई देगी, डिसइंटीग्रेटेड दिखाई देगी। अब जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटी तो न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड और जो सेल के बाहर का जो सेल का फ्लूइड होता है, सेल के फ्लूइड को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, और अंदर के न्यूक्लियस के फ्लूइड को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स। और जो क्रोमोसोम बने थे वो कहां पे चले जाएंगे, पूरे के पूरे फ्लूइड के अंदर ऐसे पूरे एक तरीके से अपन बोलते हैं बिखर जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे हम ये बोलते हैं कि जैसे कि आपको एक क्रोमोसोम यहां पे मान लो ऐसे दिखाई दे रहे, ठीक है, और एक क्रोमोसोम यहां दिखाई देगा, ठीक है। सेंट्रियोल जो है वो अपने अपोजिट पोल पे क्या हुआ है, पहुंच चुका है। अब इसके पहुंचने की वजह से हम ये बात करेंगे यहां पे कौन सी रेस निकलेगी, यहां पे स्पिंडल फाइबर निकलेंगे और स्पिंडल फाइबर जाकर के इससे अटैच हो जाएंगे, ये इससे अटैच हो जाएंगे, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई, इस तरीके से अटैच हो गए। तो हम यहां पे क्या चीज बोलेंगे, जो मेटाफेज स्टेज जो होती है उसके अंदर क्या हो जाता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर अपन ये बात करें इसका मेटाफेज का, तो हम ये बात करते हैं कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स। तो दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म मिक्स, मिक्स हो गए, ठीक है।
और अगर अपन ये बात करें मिक्स होने के साथ साथ में, अगर हम ये बात करते हैं कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम जो होते हैं वो कहां पे स्प्रेड हो गए, साइटोप्लाज्म के अंदर स्प्रेड हो गए, तो हम ये बात करते हैं क्रोमोसोम स्प्रेड, स्प्रेड ऑन साइटोप्लाज्म, स्प्रेड इन स्प्रेड इन साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर आपको बिखरे हुए दिखाई देंगे। और जो क्रोमोसोम रैंडमली स्प्रेड होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, जो क्रोमोसोम जैसे आपको ये रैंडमली दिखाई देते हैं, तो इस पूरी की पूरी मेटाफेज को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज। मतलब मेटाफेज में जाने वाली जो अवस्था होती है, उससे पहले की जो फेज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज। यानी हम ये बोल रहे हैं क्रोमोसोम जो है रैंडमली spread in cytoplasm that's indicated transition to metaphase, ठीक है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। उसको ये लिखना है, ट्रांजिशन ऑफ की जगह ट्रांजिशन टू मेटाफेज। क्या इतनी बात समझ में आई? और कुल मिलाकर के इस जो ये अपने पास में ये क्रोमोसोम है, इसको ऐसे हमारे को एक सेंटर के अंदर अरेंज करना होता है, ठीक है, जिसको अभी अपन आगे चल करके बात बोलेंगे, इसको अपन बोलते हैं अपने मेटाफेजिक प्लेट। ये जो प्लेट होती है इसको अपन बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। चले भाई, तो ये वाली कौन सी फेज है, जब आपको जब भी ऐसे क्रोमोसोम बिखरे हुए दिखाई दे और स्पिंडल फाइबर अटैच दिखाई दे, स्पिंडल फाइबर भी यहां पे अटैच हो चुके हैं, तो यहां पे ये भी चाहे लिख लो, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड टू क्रोमोसोम, ठीक है। अब अगला स्टेज देखो, जिसको अपन ये बोलते हैं मेटाफेज। ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज है, ठीक है ना, और ये जो है एक्चुअल मेटाफेज है। अब एक्चुअल मेटाफेज में किस तरीके से होगा उसको देखें। अब ये देखो, दोनों के दोनों, ये जैसे जो मान लो ये क्रोमोसोम है, अब ऐसे क्रोमोसोम अगर ह्यूमन की अपन बात करें तो ये क्रोमोसोम कितने होंगे, 23 और 23 होंगे, टोटल कितने होते हैं, 46 होते हैं। तो ये सारे के सारे क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, एक सेंट्रली, जो सेंटर की तरफ एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक लाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहां जाकर के अरेंज हो जाते हैं। ये मान लो ये क्रोमोसोम है, जो कि एक ऐसे बीच में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जो एक प्लेट के ऊपर अरेंज हो जाता है। आप समझ गए? जैसे मान लो कि आपको ऐसे समझना 3 डिग्री में समझना है। अब सारे के सारे क्रोमोसोम क्या हो गए, कैसे ऐसे लकीर में नहीं अरेंज हुए, जैसे प्लेट होती है ना थाल, बीच के अंदर एक मान लो 2 क्रोमोसोम यहां आ गए, फिर ऐसे सरफेस में ऐसे पूरे पूरे क्रोमोसोम बीच में बिछ गए। तो ये जो एक प्लेट बनी है, इस प्लेट को अपन क्या बोलते हैं, जैसे अपन अर्थ की अगर अपन बात करें तो सेंटर की एक लाइन होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ये सेल के अंदर भी एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं। तो यहां पे हम ये बात करते हैं कि ये जो होती है इक्वेटोरियल प्लेट होती है, या फिर इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसको अपन बोलते हैं मेटाफिजिक प्लेट बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई, मेटाफिजिक प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट। और अगर अपन ये बात करें, स्पिंडल फाइबर जो है इन क्रोमोसोम से अटैच है, और कौन से स्ट्रक्चर से अटैच है ये आपको पता है, काइनेटोकोर से, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाता है, यहां पे अटैचमेंट हो जाता है। अब एक चीज यहां पे नोटिस करो, नोटिस ये करनी है कि स्पिंडल फाइबर एक तो दोनों सेंट्रोमियर के बीच में और एक क्रोमोसोम के बीच में, यहां पे ये कंटिन्यू की फॉर्म में, यहां पे ये डिसकंटिन्यू। तो अपने फाइबर जो होते हैं, यानी स्पिंडल फाइबर यहां पे 2 तरीके के मिलते हैं, ठीक है, 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं यहां पे कंटिन्यूअस
न्यूअस फाइबर, और एक होता है यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस फाइबर। ठीक है, इनमें से ये वाले कौन से, डिसकंटिन्यूअस, क्यों समझ में आया? यहां से टूटा। और ये वाला कौन सा, कंटिन्यूअस फाइबर। क्या इतनी बात पल्ले पड़ गई आपको? मेटाफिजिक प्लेट, ये सब चीजें। अब अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो स्पिंडल फाइबर है अटैच हो चुके हैं किस पे, काइनेटोकोर से, क्रोमोसोम से अटैच हो चुके हैं। और जो क्रोमोसोम जो होगा वो कहां पे जाकर के अरेंज हो चुका है, इक्वेटर पे। तो 2-3 पॉइंट है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं है, तो इसमें ये लिख लो। तो अगर अपन ये बात करते हैं स्पिंडल फाइबर अटैच्ड टू क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम का मतलब समझ गए होंगे यहाँ पे किससे अटैच हो रहे हैं, यहाँ पे काइनेटोकोर से। ठीक है, और क्रोमोसोम जो अरेंज हो चुके हैं, ठीक है ना, क्रोमोसोम अरेंज्ड एट इक्वेटर, यानी सारे के सारे क्रोमोसोम एक इक्वेटर पे अरेंज हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो जब अपन मियोसिस की अपन बात करेंगे तो यहां पे आपको इक्वेटोरियल प्लेट कितनी दिखाई दे रही है, एक। अब जब अपन मियोसिस की अपन बात करेंगे वहां पे इक्वेटोरियल प्लेट अपने को 2 मिलेगी। तो डिफरेंशिएशन फैक्टर होता है कि इसके मेटाफेज में और मियोसिस के मेटाफेज में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे एक इक्वेटोरियल प्लेट, वहां पे कितनी मिलती है, 2। तो इतनी बात क्लियर है अपने को। तो ये 2 हमारे पास में क्या हो गए, मेटाफेज हो गए। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास में ये तो था अर्ली मेटाफेज, मान लो, मतलब मेटाफेज में जाने वाली अवस्था, ये मेटाफेज खुद आ गया। अब इसके बाद में कौन सा आएगा, मेटाफेज का लेट वाला पोर्शन। ठीक है, चलें आगे, लिख लिया, ये लिख लो। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं यहां पे अपन, जैसे मान लो कि ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर हमारे को क्या मिलेगा, ऐसे डीएनए। तो इस वाले क्रोमोसोम के अंदर कितने डीएनए, 2। अभी आपको क्रोमेटिड सेपरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं दिखाई दे रहे, दोनों क्रोमोसोम आपस में अटैच है। क्रोमोसोम तो एक है, क्रोमेटिड हमारे को 2 अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा। डीएनए कितना है यहाँ पे, 2। ठीक है, तो इसके आगे की अगर अपन बात करते हैं, ये तो एंड आ गया। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं इसके अंदर लेट मेटाफेज। चलो भाई, लेट मेटाफेज की बात करते हैं। बात समझ में आ गई किस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये फोटो भी बना लो। अब यहां पे देखो, ये एक डीएनए और यहां पे 2 डीएनए, दूसरा डीएनए। इस एक पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, ये क्या है, एक क्रोमोसोम। इस एक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड कितने, 2। तो यहां पे 2 क्रोमेटिड है। अच्छा, डीएनए कितने, 2 डीएनए। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि आप हमेशा ध्यान रखना, एक क्रोमेटिड हमेशा ये चाहता है कि मेरे पास में एक ही डीएनए। अब एक डीएनए तो है लेकिन ये आपस में जुड़े हुए हैं, इसको क्या करना चाहिए, इसको अलग। लेकिन सबसे पहले क्रोमेटिड बनना भी तो जरूरी था। तो लेट मेटाफेज के अंदर अगर अपन ये बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं क्रोमेटिड जो होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, क्रोमेटिड स्प्लिट होते हैं, ना कि सेंट्रोमियर। तो अगर लेट मेटाफेज की अगर अपन बात करते हैं तो यहां पे हमारे को ये दिखाई देता है, जो क्रोमेटिड जो होते हैं वो हो जाते हैं स्प्लिट। ठीक है, ना कि सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है। तो क्रोमेटिड स्प्लिट हो गए,
और ये अभी भी कहां पे अरेंज है, एक इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर अरेंज है। तो सारी कहानी समझ में आ गई। प्रोफेज में क्या हुआ, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम का बनना स्टार्ट हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हुई, लेट प्रोफेज तक आते आते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हुई और मेटाफेज में पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गई। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कहां पे कंप्लीट हो गया, अपन ये बोलते हैं लेट प्रोफेज के अंदर। मेटाफेज के अंदर जो अर्ली मेटाफेज जो था, ट्रांजिशन टू मेटाफेज, उसमें क्रोमोसोम बिखरे हुए थे, स्पिंडल फाइबर अटैच हो चुके थे। मेटाफेज पे जाकर के इक्वेटर पे आ गए, इक्वेटर पे आकर के अब लेट मेटाफेज पे क्या हो गया, ये क्रोमेटिड अपने पास में क्या हो गया, स्प्लिट हो गए। अब हमारे को सिंपल क्या करना है, इसके बीच में से एक ऐसे दरार लगानी, जिससे हो क्या जाएगा कि यहाँ पे सेंट्रोमियर जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब इसकी अपन बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पेज जो आता है हमारे पास में वो आता है एनाफेज। ठीक है, अब एनाफेज देखो, एनाफेज से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके अंदर देखें, ठीक, ये जो है अपने पास में एनाफेज में ये जो है पूरे के पूरे क्रोमेटेड जो हो गए वो ऐसे सेपरेट हो गए। इस तरीके से क्या हो जाता है यहां पे, सेपरेशन। अब सवाल क्या पूछा जाता है वो देखो, यहां पे जैसे ही ये क्रोमेटेड सेपरेट होते हैं, हर एक क्रोमेटेड इंडिविजुअली क्रोमोसोम के अंदर कहा जाता है। मतलब ये जो होता है, एनसीईआरटी की लाइन लिखती है कि जो क्रोमेटेड जो होते हैं ना फेज में, जो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है, क्रोमेटेड सेपरेट होते हैं। सेपरेट होने के बाद में उस एक ही क्रोमेटेड को हम अल्टीमेटली क्या बोल देते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। अब यहां पे देख लो, मान लो कि यहां पे एक डीएनए, यहां पे भी क्या हो गया, एक डीएनए, यहां पे भी डीएनए और यहां पे भी एक डीएनए। ये जो खुद एक पहले क्या था, क्रोमेटेड, ये क्रोमेटेड अल्टीमेटली किस किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमोसोम। अब इसको क्या कहेंगे, क्रोमोसोम। इस एक क्रोमेटेड में कितना डीएनए था, एक, तो एक क्रोमोसोम में कितना होगा, एक। तो यहां पे पहले कितने क्रोमोसोम थे, जैसे कि यहां पे दो क्रोमोसोम, अब कितने क्रोमोसोम है, चार, नंबर क्या हो गया, डबल। तो एनाफेज एक ऐसी स्टेज होती है जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो अगर आपको डीएनए डबल करने के लिए बोले तो कौन सी, एस फेज, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर डबल किस में हो गया, अब एनाफेज में। तो यहां पे मैं सबसे पहला पॉइंट ये लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहां पे हम ये बोलते हैं सेंट्रोमियर जो हो जाता है स्प्लिट। सेंट्रोमियर के स्प्लिट होने से क्या हो जाता है कि ईच क्रोमेटेड इक्विवेलेंट टू क्रोमोसोम, हर क्रोमेटेड अब क्रोमोसोम के बराबर है, यानी क्रोमोसोम है। और अल्टीमेटली यहां पे क्या हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल। ठीक है, डबल हो गया। अब क्रोमोसोम डबल हो गया तो अब अपन को अल्टीमेटली सेल को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना ही पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई। और यहां पे अब होगा क्या कि जैसे ही यहां पे ये स्प्लिट हुए, यानी यहां पे एक चीज और, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर जो अपन ने लिख लिया। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग के साथ साथ में अगर अपन ये बात करते हैं, यहाँ पे जो सेंट्रोमियर को स्प्लिट करने वाला जो एंजाइम होता है उसको अपन बोलते हैं सेपरेज बोलते हैं। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूं कि एंजाइम जो कि सेपरेट करता है क्रोमेटेड को, उस एंजाइम का नाम है सेपरेज। ठीक है, याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, बस ये आपको मैंने बता दिया कि ताकि डाउट ना रहे। अब इसके अंदर अगर अपन ये बात करें, ठीक है, तो यहां पे अपन इसके अंदर कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन कितने करते हैं कि यहां पे क्रोमोसोम कितने बताओ मेरे को, चार। ठीक है ना, या फिर अपन बोलते हैं कि अगर अपन ये बात करते हैं, पहले यहां पे क्या था, ये प्लॉइडी कैसी थी, यहां पे एन या टू एन, टू एन। अब यहां पे कितनी हो जाएगी, फोर एन हो जाएगी। यानी अगर अपन ये बात करें कि यहां पे अगर अपन ये बात करते हैं कि जो क्रोमोसोम का नंबर है,
क्रोमोसोम कितने हैं यहाँ पे 4, ठीक है ना। तो पहले कितने थे 2, अब कितने हो गए 4, तो कितना हो गया डबल। तो पहले ये 2n था तो अब ये कितना हो जाएगा 4n। अगर ह्यूमन सेल की अगर अपन बात करें तो 2n में कितने क्रोमोसोम होते हैं 46, 4n में कितने हो जाएंगे 92, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4n इजिकल्स टू हो जाएगा 92। तो यहाँ पे क्या हो गया क्रोमोसोम डबल हो गए, ठीक है ना। इसको ऐसे समझ लो, यहां पे ये जो था क्रोमोसोम कितने थे यहाँ पे अगर अपन बात करें 2 थे क्रोमोसोम, यहाँ पे कितने थे 2। तो यहाँ पे क्रोमोसोम 2 है तो प्लॉइडी कितनी है यहाँ पे 2n, 2n इजिकल्स टू कितना हो गया 46, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या है डिप्लॉइड, और यहाँ पे कितनी होगी ये टेट्रा प्लॉइड हो गई। तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया डबल। तो एक ही ऐसी स्टेज होती है जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर डबल होता है, वो कौन सी स्टेज होती है अपने पास में यहाँ पे एनाफेज होती है। इतनी बात क्लियर, इसको भी अब ये एनाफेज आई तो ये अर्ली एनाफेज है। अर्ली एनाफेज में क्या होता है सेंट्रोमियर स्प्लिट। अब ये धागा इसको इसके ऊपर खींचेगा, ये धागा इसको इधर खींचेगा, ये धागा भी इधर खींचेगा और ये धागा भी इधर खींचेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है क्रोमोसोम आपको सही तरीके से कहां पे दिखाई दे रहे हैं मेटाफेज में। तो कहा जाता है कि मेटाफेज जो होती है एक बेस्ट फेज होती है जहां पे आप मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सब कुछ चीजें जो होती है वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर अपन शेप ऑफ क्रोमोसोम की अगर अपन बात करें तो शेप ऑफ क्रोमोसोम के लिए बेस्ट स्टेज कौन सी होती है एनाफेज। तो एनसीईआरटी में आपकी लाइन भी लिख रखी है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे लिखा होगा जो आपको मॉर्फोलॉजिकली अगर आपको स्टडी करना है तो वो सबसे बेस्ट स्टेज कौन सी होती है अपने पास में मेटाफेज। नंबर की बात करनी है यानी आपको नंबर काउंट करने, यहां पे तो आपको नंबर 4 गुना मिलेगा, एक्चुअल जो नंबर मिलेगा वो कहां पे मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्रोमोसोम का साइज क्या है, क्रोमोसोम की अगर अपन ये बात करते हैं कि कुल मिलाकर के जो भी एनाटॉमी क्या है, लेकिन क्रोमोसोम की शेप की अगर अपन बात करें मोम, जैसे शेप की अगर अपन बात करते हैं तो मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक। वो देखो अभी किस तरीके से होता है। जैसे मान लो कि अब अपन जो बात कर रहे हैं लेट एनाफेज की और साथ में हम टेलो फेज की भी बात करते हैं। तो लेट एनाफेज में क्या होगा वो देखें, ये सेल ठीक है, ये सेंट्रोमियर और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो हम लेट मेटाफेज के अंदर अपन ये बोलते हैं कि सेंट्रोमियर की जो एज जो होती है वो आगे की तरफ हो जाती है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे अपन ये सिंपल सी बात करते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या, जो क्रोमोसोम होंगे वो मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल, क्रोमोसोम मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल, अपोजिट पोल की तरफ मूव कर गए। और सेंट्रोमियर ये रहा, ठीक है। ये क्रोमोसोम जो हो गए मूव्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, और जो सेंट्रोमियर ये रहा। तो जो इसकी टेल होती है वो पीछे की तरफ रह जाती है बिहाइंड, और जो सेंट्रोमियर जो होता है वो क्या हो जाता है आगे की तरफ चला जाता है। तो हम ये कहते भी हैं कि यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है, ये जो हमारे पास में सेंट्रोमियर है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे लीड कर रहा है। लीड का मतलब होता है आगे की तरफ, तो लीडिंग एज बोलते हैं। और ये जो टेल है, ये जो टेल है ये जो है पीछे की तरफ है। अब पीछे की तरफ के लिए एक शब्द यूज किया जाता है ट्रेलिंग बिहाइंड। ट्रेलिंग बिहाइंड का मतलब होता है पीछे की तरफ हो जाती है, तो इसको अपन बोलते हैं ट्रेलिंग बिहाइंड। ये जब आप पढ़ोगे तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि जो सेंट्रोमियर मूव्स टुवर्ड द अपने सेंट्रोमियर एंड लीडिंग एज की तरफ होता है, या फिर सेंट्रोमियर जो होता है लीडिंग एज की तरह काम करता है। और जो इसके क्रोमेटिड के जो पीछे वाले अपने पास में होता है ना, ये टेल जो होती है ये होता है पीछे की तरफ मुड़ जाती है। अब आप इसके अंदर आराम से ये देख करके बता सकते हो कि शेप कहां पे
आपको स्टडी करना है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, ठीक है। ये जो स्टेज होती है यानी एनाफेज जो होती है, बेस्ट स्टेज टू स्टडी द शेप ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की अगर शेप को पढ़ना है तो सबसे बढ़िया स्टेज जो होती है वो कौन सी होती है? एनाफेज होती है हमारे पास। लिख लिया भैया आपने? ठीक है। और मॉर्फ उसके लिए भी, मेटाफेज के लिए भी एक बात लिख लो यहाँ पे नोट लगा करके। मेटाफेज जो होता है, बेस्ट स्टेज ऑफ स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, स्टेज ऑफ स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर क्रोमोसोम की स्टडी करना है तो बेस्ट स्टेज कौन सी है? मेटाफेज। जैसे कि कहा जाता है कि मैक्सिमम स्टडी यहां पे होती, तो अगर सवाल में ये पूछे कि मैक्सिमम स्टडी क्रोमोसोम की कहां पे होती है तो मेटाफेज। साथ ही साथ में अगर अपन ये बात करें मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि क्रोमोसोम कैसा दिखाई देता है, तो मॉर्फोलॉजी की स्टडी भी यहां पे होती है, ठीक है। कैरियोटाइपिक की स्टडी यहां पे होती है, कैरियोटाइप की स्टडी यहां पे होती है। साथ ही साथ में अगर अपन को मान लो कि यहां पे नंबर को कैलकुलेट करना है, नंबर काउंट करने के एक सेल में कितने क्रोमोसोम है, तो मेटाफेज। तो नंबर को काउंट भी कर सकते हो, नंबर काउंट। तो कुछ भी पूछे, लेकिन आपको एनसीईआरटी में ये बोल रखा है मॉर्फोलॉजी का, तो ये पॉइंट तो ध्यान रखना। और साथ में एनाफेज के लिए पॉइंट ध्यान रखना। लिख लिया भाई सबने? चलो, अब लास्ट स्टेज इसकी आती है टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर कुछ समझाने का नहीं है, एक ही लाइन में बोलता हूं, रिवर्स प्रोफेज। जो प्रोफेज में हुआ था उसका उल्टा होगा। तो अभी आप देख देख करके बताते रहना। तो प्रोफेज में हमने क्या क्या पढ़ा था? प्रोफेज, ओवरऑल प्रोफेज के अंदर हमने क्या पढ़ा? ओवरऑल प्रोफेज के अंदर हमने बोला था कि भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? डिसइंटीग्रेट। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर डिसइंटीग्रेट हो गई है तो वापस क्या हो जाएगी? यहाँ पे रीअपियर हो जाएगी, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से आ जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से आ जाएगी तो क्रोमोसोम वापस किस में कन्वर्ट होने लग जाएंगे? क्रोमेटिड के अंदर कन्वर्ट करें। गोल्जी बॉडी और जो न्यूक्लियोलस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब हुए थे वो क्या हो जाएंगे? वापस रीअपियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, ये यहां पे अब यहां पे जो क्रोमोसोम जो थे, यानी अगर अपन ये बात करें, ये क्रोमोसोम जो थे वापस से डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो जाएंगे ऐसे क्रोमेटिड के अंदर, और आपको ये गोल्जी बॉडी दिख जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस ठीक है भाई। कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो हम इसको एक ही लाइन में बात कर लेते हैं। टीलोफेज को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स प्रोफेज बोलते हैं। और रिवर्स प्रोफेज मैं इसके अंदर लिखवाऊंगा नहीं आपको, मैं चाहे तो लिख भी सकते हो। क्या क्या चीज होती है आप बोलते जाओ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, वापस आ गई। गोल्जी बॉडी, गोल्जी ईआर, न्यूक्लियोलस रीअपियर, ठीक है। और जो अपन बोलते हैं क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन हो जाता है। डीकंडेंसेशन मतलब समझिए, वापस से ये क्या हो जाते हैं? इनकी पैकिंग लूज होने लग जाती है, डीकंडेंसेशन हो जाता है। तो क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन हो जाता है, या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं कि डीकंडेंसेशन की जगह अपनी आइडेंटिटी ये लूज कर देते हैं, लूज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब समझ गए ना? एक्चुअली क्रोमोसोम ऐसा दिखता है, लेकिन वापस से किस में कन्वर्ट हो गया? धागे की फॉर्म के अंदर। तो इसलिए अपनी आइडेंटिटी क्या होगी?
खोती है। ठीक है भाई, ये जो चीजें होती है अपने पास में, इसके अंदर अपन बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो फेज था, प्रो फेज से लेकर के टीलो फेज तक, इस पूरे के पूरे फेज तक को अपन क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। तो हमने अभी कैरियोकाइनेसिस खत्म कर लिया। अब इसको फटाफट से बना लो, अपन साइटोकाइनेसिस को भी खत्म कर करके पूरा का पूरा माइटोसिस को फिनिश करते हैं। चल, अब अपन बात कर लेते हैं इसमें साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस बहुत इजी, अपन ने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो हेडिंग लगाओ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या हो गया, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है, ये देखो टीलोफेज में देखो न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है। अब अपने को क्या करना है, साइटोकाइनेसिस करना। अब साइटोकाइनेसिस की जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पे एनिमल्स के अंदर अलग होता है और प्लांट के अंदर अलग होता है। तो एनिमल सेल की अपन बात करते हैं और एक अपन बात कर लेते हैं प्लांट सेल की बात करते हैं। ठीक है भाई, एनिमल सेल और प्लांट सेल। अब एनिमल सेल की अगर अपन बात करें तो जैसे मान लो ये पूरी की पूरी एनिमल सेल थी जिसमें 2 न्यूक्लियस थे, और यहां मान लो ये प्लांट सेल। हालांकि इसमें एक ही चीज पूछी जाती है। अब यहां पे होता क्या है कि एनिमल सेल के अंदर यहां पे बीच के अंदर ऐसे, समझ पा रहे हो, ऐसे बिल्कुल इसकी पेरीफ्री पे, यानी इसके बीच में क्या होता है कि यहां पे हम ये बात करें, प्रोटीन अरेंज हो जाती है। प्रोटीन कौन सी, जैसे कि मैं यहाँ पे बना के बता देता हूं। जैसे ये मान लो ग्रीन कलर से जो बनाई है वो है एक्टिन, ठीक है, और यहाँ पे ये जो कलर से बना रहा हूं ये कौन सी है, मायोसिन। ठीक है, तो ये एक्टिन और मायोसिन क्या हो जाती है, ऐसे पूरी पेरिफ्री पे क्या हो जाती है, अरेंज हो जाती है। ठीक है, ये ऐसे एक्टिन और मायोसिन पूरा ऐसे अरेंज हो जाता है। अब ये एक्टिन और मायोसिन अरेंज हो गए, इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब ये एक्टिन मायोसिन पूरी की पूरी पेरिफेरी पे अरेंज हो गई। अब ये एक्टिन और मायोसिन क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, कॉन्ट्रेक्शन करते हैं। जब कॉन्ट्रेक्शन होता है तो ये जो पूरा का पूरा अंदर की तरफ एक खांच जो बना है, खांच समझ गए, मतलब अगर मान लो आपने बैलून लिया और उस बैलून को क्या करा, अंदर की तरफ ऐसे प्रेस किया, तो सबसे पहले एक खांच बनेगा और आपस में एक समय ऐसा आएगा जब मिल जाएगा और 2 बैलून के अंदर वो कन्वर्ट अपन कर सकते हैं। आप चाहे तो एक बैलून लो, उसको बीच में से प्रेस करो, बिल्कुल प्रेस करो और ऐसे तोड़ दो, तो एक से कितने बन जाएंगे, 2 बैलून बन जाएंगे। तो ये अंदर की तरफ ऐसे मूव करेगा और ये अंदर की तरफ मूव करेगा। तो यहां पे एनिमल सेल की जब अपन बात करते हैं तो यहां पे होता क्या है कि जो साइटोकाइनेसिस होता है बाय फरो फॉर्मेशन, और फरो फॉर्मेशन हुआ भी इसलिए क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होती है एक तरीके से फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी ये जो रिंग बनी है एक्टिन मायोसिन की, इस रिंग को अपन बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बोलते हैं। टाइल रिंग बोलते हैं। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग, जो कि किससे बन रखी है, ये दोनों के दोनों एक्टिन और मायोसिन अल्टीमेटली है क्या, माइक्रो फिलामेंट। तो इस माइक्रोफिलामेंट ने क्या करा कि यहां पे कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनाई। अब ये कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग मूव कैसे कर रही है, पेरीफ्री से सेंटर की तरफ। ऐसा फोर्स जो पेरीफ्री से सेंटर की तरफ लगता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल। तो यहां पे जो हम ये बात कर रहे हैं कि इसका जो मूवमेंट है पेरीफ्री से टू सेंटर, तो पेरीफ्री से सेंटर की तरफ मूव कर रहा है, तो इस तरीके का फोर्स या फिर इस तरीके का मूवमेंट को अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल मैनर। ठीक है भाई, सबसे पहली चीज फरो, फरो किसने बनवाया, ठीक है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग ने। कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग किससे बन रखी है, माइक्रोफिलामेंट, और माइक्रोफिलामेंट किससे बन रखे हैं, एक्टिन और मायोसिन, उसके कॉन्ट्रैक्ट होने से ये चीज बना। अब लास्ट अपन बात करते हैं इसके प्लांट सेल की। प्लांट सेल की अगर अपन बात करें तो इसके बाहर की तरफ एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। तो इसके बाहर की तरफ अगर अपन बात करें तो ऐसा आपको इस तरीके से ये स्ट्रक्चर मिलेगा, इसको अपन बोलते हैं सेल वॉल।
सेल वॉल खुद एक तरीके का कैसा है, रिजिड स्ट्रक्चर है। रिजिड स्ट्रक्चर के अंदर अंदर की तरफ आप मूवमेंट नहीं करा सकते। तो यहां पे होगा क्या, यहां पे एक ऑर्गेनल काम करता है। इस ऑर्गेनल को अपन क्या बोलते हैं, जैसे कि आपने पढ़ रखा होगा फ्रेगमोप्लास्ट, याद आया, गोल्जी बॉडी पढ़ाया था जब फ्रेगमोप्लास्ट पढ़ाया था। तो यहां पे होगा क्या कि जो अपने पास में गोल्जी बॉडी, स्पिंडल फाइबर के फ्रेगमेंट और ईआर के फ्रेगमेंट बीच में सेंटर में अरेंज हो जाएंगे। कैसे, जैसे मान लो कि ये हमारे पास में गोल्जी बॉडी है, ठीक है, ये ऐसे सेंट्रली अरेंज होके, इसके बीच बीच में अगर अपन ये बात करें, यहां पे ऐसे ये स्पिंडल फाइबर के फ्रेगमेंट आ गए, और ये जैसे आपको दिखाई देगा ऐसे ये ईआर के फ्रेगमेंट आ गए, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये जो है ये क्या है, गोल्जी बॉडी, ये जो है फ्रेगमेंट ऑफ ईआर, सॉरी फ्रेगमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, और ये जो है ये क्या है, फ्रेगमेंट ऑफ ईआर। ये तीनों चीज मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको अपन बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है, फ्रेगमोप्लास्ट बोलेंगे। अब ये फ्रेगमोप्लास्ट अल्टीमेटली यहां पे क्या होता है, कैल्शियम का डिपोजिशन होने लग जाता है, और ये अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाती है, मिडल लेमिला। तो बीच के अंदर मिडल लेमिला बनेगी, और ये कहां पे मूव करेगी, टुवर्ड्स द पेरिफेरी। बात समझ में आई। अब कोई सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जा रहा है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। तो यहां पे ये जो बनता है, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे, यहां पे जब ये कंप्लीट हो जाएगा इधर तक और ये इधर तक, तो इसको अपन बोलेंगे सेल की प्लेट, ठीक है। तो प्लांट सेल में जो डिवीजन होता है वो कैसे होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ रखा है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन किस में देखा गया और जो फरो फॉर्मेशन किसके अंदर देखा जाता है, ठीक है भाई। तो ये पूरा का पूरा जो सेल प्लेट है, अल्टीमेटली यहाँ पे कैल्शियम और उसका डिपोजिशन होने की वजह से अल्टीमेटली कैसा दिखाई देगा आपको, ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, ये ऐसे। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होगा, ये एक मिडल लेमेला की तरह काम करेगा, ठीक है, और ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बस यहां पे ये लिख लेना, सेल प्लेट का जो फॉर्मेशन होता है सेंट्रीफ्यूगल मैनर में होता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल मैनर, और जो कि सेंटर से पेरिफेरी की तरफ चलती है। तो ये यहां पे अपन अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, यहां पे दो सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी जब ऐसा होगा तो हमारे को क्या मिल जाएगी, एक, और यहाँ पे दो सेल मिल जाएगी। और ये भी जब ब्रेक होगा अल्टीमेटली यहाँ पे भी कितनी मिल जाएगी हमारे को, दो सेल, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई। तो एक ही सेल से अपन ने कितनी बना ली, दो सेल बना ली। तो अब एक एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा जाएगा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के फायदे क्या है वो अपन पहले पढ़ चुके। एक तो मान लो सेल को, अगर मान लो किसी घाव को रिपेयर करना, उसमें ग्रोथ करवानी है, उसमें नंबर इंक्रीज करवाना है उसमें। तो यानी अगर अपन ये बात करते हैं कि भाई जो भी अपने पास में न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करने का भी काम कौन करता है, अपने माइटोसिस करता है, ठीक है। तो इसको भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे ताकि ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लो, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंस में क्या क्या आ जाएगा, नंबर इंक्रीज करना, ग्रोथ करना, और रिपेयर के लिए, और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो का मतलब समझ गए, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो अपन ने पहले भी पढ़ रखा था। इसको क्या करना है, रेशियो को मेंटेन रखने का काम करना, ठीक है भाई। तो ये अपने माइटोसिस हो गया कंप्लीट। कल अपन इसके थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन है वो करवाऊंगा मैं आपको, फिर अपन स्टार्ट करेंगे इसके अंदर मियोसिस का पोर्शन। मियोसिस में अपन को समय लगेगा, 2 दिन लगेंगे। मियोसिस में हम पहले मियोसिस फर्स्ट पढ़ेंगे, और मियोसिस फर्स्ट में भी हमारे को प्रोफेज को पूरा पूरा एक लेक्चर लगता है। प्रोफेज में थोड़ा सा डिफिकल्ट है और क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा वहीं से पूछे जाते हैं, वो पढ़ाऊंगा। उसके बाद में अपन जो दूसरा जो फेज होगा मियोसिस सेकंड और मियोसिस फर्स्ट का बचा हुआ पार्ट, वो एक बारी में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।